चेयरमैन साहब, उत्तर प्रदेश जहाँ जातियों बड़ा लहराता है, वहाँ का एक पासी समाज भी है, वो भी काफी कटा हुआ अपने आप को महसूस करता है। क्या कहेंगे आप, पासी आपके साथ रहेगा? देखिए, हमारी सरकार टिकट के मामले में, हमारी सरकार इनकी सुविधाओं के मामले में पूरा ख्याल करती है, इनको दायित्व दे रही है। और हमने तो पासी रेजिमेंट की, इनकी बहादुरी को, इनकी वीरता को देखते हुए पासी रेजिमेंट की बात की है। और संभवतः अगर मेरी बात सुन ली जाएगी तो निकट भविष्य में इस हिंदुस्तान के अंदर इस समाज को बहुत बड़ा दायित्व मिलने जा रहा है। क्या यही जो बहादुरी आपने कही, यही बहादुरी क्या उपेंद्र सिंह रावत ने भी दिखाई है? जब पूरा समाज बहादुर है तो उपेंद्र क्या कायर निकल जाएंगे क्या? बहादुरी रामरेश रावत भी दिखाए हैं, बहादुरी प्रियंका रावत भी दिखाती हैं। यहाँ तो हर पासी बहादुर है। जब मैं समाज की बात करता हूँ तो व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। गाली गलौज करना एक बहादुरी आप मान रहे हैं? देखिए, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध भाषा कोई भी निकल सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। और ये जो भाषा बता रहे हो, दरअसल ये तो गाली है ही नहीं, तो रिश्ता है। साला, माँ, बहन, हमारे यहाँ शादी ब्याह में गालियाँ गाई जाती हैं, तो इसको गाली कौन कह रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है गाली है ही नहीं। ये गाली कहाँ है? सब गाली थोड़ी होती है। चेयरमैन साहब, आजकल ओवैसी उत्तर प्रदेश आए हुए हैं, नया गठजोड़ कर रहे हैं, आखिर तैयारी पार्टी क्या रहेगी, कैसे निपटेंगे ओवैसी से? देखिए, ओवैसी को हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और ना उनसे कोई निपटने की योजना बना रहे हैं। हम एक जो सामान्य सी बात है, हम लोग चुनाव जिस तरीके से लड़ते हैं, और चुनाव ही क्यों लड़ते हैं, हमारे योगी जी और प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग निरंतर चुनाव लड़ते हैं, जनता के लगातार संपर्क में रहते हैं। तो चुनाव हम लोगों को कोई चुनौती नहीं है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। ओवैसी जी की बात पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा बिहार से उनका मनोबल बढ़ गया है। कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे जिसमें वो सफलता प्राप्त कर लिए हैं, तो वो अब पूरे राष्ट्र के नेता बनना चाहते हैं। खैर, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की है तो मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि ओवैसी जी को पहले उत्तर प्रदेश के संबंध में समझ लेना चाहिए। यह हमारी भगवान राम की जन्मस्थली है, यह हमारे भगवान श्री कृष्ण की भी जन्मस्थली, यहीं पर कुरुक्षेत्र हुआ है, यहीं पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, यहीं पर हमारे तमाम तीर्थ हैं, संगम है, संतों की यज्ञ स्थल हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश धर्म नगरी है। आज माननीय योगी जी बाहर के प्रदेशों में क्यों चुनाव में बुलाए जाते हैं पार्टी की तरफ से? सबसे ज्यादा मांग माननीय योगी जी की ही क्यों होती है? इसलिए होती है कि जो हमारा हिंदू समाज सोया हुआ था, उनके दिलों में हिंदुत्व की भावना को, हिंदुत्व की भावना की अग्नि को प्रचंड करने और प्रज्वलित करने के लिए माननीय योगी जी बाहर के प्रदेशों में बुलाए जाते हैं। और जहां पर योगी जी साक्षात विराजमान हो, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही हो, फिर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, क्या मैं हिंदू नेता हूं, मैं मक्के में जाकर के चुनाव लड़ जाऊं, जीत जाऊंगा? फिर ओवैसी जी हमारी इस धर्म नगरी में आकर के चुनाव लड़ना चाहें तो उनकी क्या दशा होगी?
यहाँ का मुसलमान भी हिंदू है, क्योंकि ये हमारी धर्म नगरी में रह रहा है। कुछ कट्टरवादियों की बात छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर लगातार चुनाव जीत रहे हैं, यादव बाहुल्य क्षेत्रों में जीत रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? इसलिए जीत रहे हैं कि यहाँ पर हमारा धर्म प्रमुखता पर आगे आता है, बाकी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं, इसलिए हम चुनाव जीते हैं। तो मैं माननीय ओवैसी जी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि इधर कृपा दृष्टि न करें, यहाँ से उनको अच्छी खासी फजीहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश जो जातियों में बटा हुआ नजर आता था, अब जातीय समीकरण किस तरह होंगे? क्या जातियों में फिर बटेगा उत्तर प्रदेश? देखिए, मैं इकाई के रूप में तो आप मेरा ही उदाहरण ले सकते हैं। मैं यहाँ पर चुनाव लड़ता हूँ और कहने की बात नहीं है, मैं मुसलमानों का वोट ही मांगता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत दे देते हैं, मैं नहीं मांगता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब हिंदुत्व की ज्वाला सुलगती है तो हम नहीं चुनाव लड़ते हैं, यहाँ का हिंदू चुनाव लड़ जाता है, और आप देखते हैं कितनी प्रचंड जीत हमारी होती है। यहाँ का जब हिंदू शब्द आ जाता है तो हमने कई बार ये बात कहा, कुछ लोगों को चुभ जाती है। यहाँ ना दलित, ना कोई जात, ना यादव जिनका ये समीकरण बनाना चाहते हैं, ये सब हिंदू हैं अंतोगत्वा। और जब हिंदुत्व की बात आती है, अभी आप जरा सा एक उदाहरण दे दूं, अभी यहाँ पर कोई सांप्रदायिक तनाव हो जाए तो ना पासी घर में रुकता है और ना यादव घर में रुकता है और ना मौर्य घर में रुकता है, ना अन्य दलित घर में रुकता। सबके हाथ में लाठी होती है, सबके हाथ में लाठी होती इनसे लड़ने के लिए। और यहाँ तो बैलेट की लड़ाई होनी है, यहाँ लाठी थोड़ी चलनी है। तो जब हम लाठी चला सकते हैं तो बैलेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? इनकी गलतफहमी है। यहाँ हिंदू एक है और हिंदू एक रहेगा। न यहाँ मायावती का कोई फैक्टर काम आएगा, न अखिलेश यादव का कोई, न शिवपाल यादव का कोई आएगा। ओवैसी पर एक बात और है, जैसे बताया धर्म नगरी है, यहाँ होगा क्या काम? तो क्या ओवैसी को अधर्मी मानते हैं? क्यों नहीं? रामायण में एक चौपाई आई, म्लेच्छ वंश तय भय उजागर। ये रावण के खानदानी हैं, दक्षिण से आ रहे हैं, ये रावण के खानदानी हैं, तो ये इनका धर्मनगरी में क्या काम है? इनका धर्मनगरी में इनकी जरूरत क्या है? और ये दक्षिण से भी सफाया होने जा रहा है इनका। ओवैसी की राजनीति खत्म होने जा रही है। यहाँ का पासी समुदाय भी काफी बटा हुआ नजर आता है, क्या उसको भी अपने खेमे में पा रहे हैं? नहीं, पासी समुदाय कभी नहीं बटा रहा, ये तो हमारा रक्षक है। मैंने अभी कल ही कहा है, ये वो बहादुर कौम है जिसने यहाँ के क्षत्रियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों से लोहा लिया है, मुगलों से लोहा लिया है। ये हमको कहाँ छोड़ने वाला है? ये तो हमारा रक्षक है, ये पूरी तरह से हमारे साथ में रहेगा।